सर आपके अकॉर्डिंग हिंदू लॉ क्या कहता है कि शादी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शादी एक संस्कार है और हिंदू लॉ के मुताबिक ये संस्कार बहुत जरूरी है। जैसे अपने यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार है, ऐसे ही विवाह भी एक संस्कार की श्रेणी में आता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी वंशावली बढ़े और इन संस्कारों का पालन हो। प्लस प्रकृति की रचना में शादी का होना बहुत जरूरी है विवाह का। सर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में मोबाइल का क्या रोल है, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, प्रत्येक चीज के दो पार्ट होते हैं, एक पहलू होता है अच्छा और एक होता है बुरा। अगर माना कि विवाह दाम्पत्य जीवन में विवाह हुआ और एक दंपति में कोई एक व्यक्ति अलग कहीं स्थान पर जॉब कर रहा है और कहीं दूसरी जगह कोई जॉब कर रहा है, तो वहां पर जो मोबाइल का महत्व बहुत जरूरी है। कम से कम वो कनेक्ट है वो। और आजकल सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप अपने पति पत्नी अगर कनेक्ट हो रहे हैं, तो मोबाइल का बहुत बड़ा योगदान है। ये एक इसका सकारात्मक पहलू है कि ये क्यों जरूरी है। और जहां तक मोबाइल का मिसयूज है, तो मोबाइल का मिसयूज ये है कि आप चूंकि मुझे 25 ईयर्स प्रैक्टिस करते हो गया है, मैंने मोस्टली देखा है इंस्टाग्राम, फेसबुक, जब पति पत्नी के बीच में कोई अनबन हो जाती है या पत्नी अपने पति को टाइम नहीं दे पा रही या पति अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पा रहा है, तो वहां पर उन दोनों की स्थिति में उस प्यार की तलाश में वो इधर उधर भटकते हैं। और उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होता है कि सोशल मीडिया पर दिखावटी चेहरे, बेनामी चेहरे, उनका काम यही होता है। और वो इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, या आपका नंबर कहीं से मिल गया तो मिस कॉल कर देते हैं या फ्रैंक कॉल कर देते हैं, रॉन्ग नंबर कह के एक शुरू होता है और उसके दुष्परिणाम आगे जाकर बहुत होते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी अच्छी है, आप उस मोबाइल का सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा, रेशियो अगर देखेंगे तो ये व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करता है कि उसकी बौद्धिक क्षमता कितनी अच्छी है, उसने मोबाइल का मिसयूज किया कि यूज किया। सर आजकल बहुत कॉमन है कि मैट्रिमोनियल साइट के जरिए से शादी होती है, या कहें कि डिजिटल शादी आजकल हो रही है, तो इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? संस्कार कभी डिजिटल नहीं होते, ये मेरा मानना है। संस्कारों के लिए जो रीति रिवाज है, एक तो बहुत बड़ा चलन लोगों का ये जो चल रहा है, क्योंकि मैं भी एक हिंदू धर्म का अनुयायी हूँ, सनातन धर्म को मानता हूँ। मेरे हिसाब से सबसे पहले तो एक प्रथा खत्म करनी चाहिए, जो रात का विवाह होता है। रात का विवाह नहीं होना चाहिए। जो संस्कारों के मुताबिक विवाह एक रस्म है और इस रस्म को ब्रह्म मुहूर्त में ही निभाया जाना चाहिए। पहले ये चलन इसलिए हुआ रात का कि मुगल काल था। मुगल काल में जब शादियां होती थी हिंदू लोगों की, तो मुगलों से आक्रमण करते थे, बहन बेटियों को उठा ले जाते थे, लूटपाट करते थे। तो इसलिए रात में डर के मारे रात में विवाह होने लगा। नियम यही कहता है कि विवाह सुबह के शुभ मुहूर्त में हो। विवाह करने की जितनी रस्में हैं वो सुबह के ही टाइम होनी चाहिए। तो मेरी समझ से जो रात का चलन है ये बंद हो। और आपका जो पूरा क्वेश्चन था कि डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन का, संस्कारों को डिजिटलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो आप विज्ञापन के माध्यम से विवाह है, इसमें सभी व्यक्तियों से जिस जिस तक ये वीडियो जाए, हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने पुत्र या अपनी पुत्री का विवाह हमेशा जान पहचान में करें। ये जो आजकल की जो साइडें चली हैं, विज्ञापन साइडें की मैरिज कराने वाली, ये सब अपना स्वार्थ देखते हैं। उसमें लिखी बातें जो विज्ञापन में आ रही, वो कितनी ऑथेंटिक है इस बात की पुष्टि वो लोग नहीं करते हैं। उन्होंने तो विज्ञापन ले लिया, उन्होंने दे दिया, पैसे ले लिए, उन्होंने अपनी साइट पे डाल दिया। तो वो केवल अपना अपना केवल व्यापार कर रहे हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि अगर आप थोड़े से भी सामाजिक हैं, आपका थोड़ा सा समाज में अच्छे लोगों से परिचय है, तो विवाह हमेशा परिचित में ही करें। कोई ना कोई अच्छा माध्यम हो, उस माध्यम से ही विवाह करें। डिजिटल विवाह का पूर्ण निषेध। और ये जो विज्ञापन के माध्यम से विवाह हो रहे हैं, सबसे ज्यादा विवाद इन्हीं में उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। सर नए जमाने में शादी से पहले एक प्री कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लोग साथ में रहते हैं, अगर समझ में आता है रिश्ता तो आगे कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो वहीं डिसॉल्व कर देते हैं। ये कहाँ किस हद तक समाज में प्रभाव डालता है, पॉजिटिव या दुष्प्रभाव, इस पर आपकी क्या ओपिनियन?
देखिए जहाँ तक आपका एक क्वेश्चन है कि प्री कॉन्टैक्ट, मैरिज से पहले जो प्री कॉन्टैक्ट, ऐसा कोई शब्द या ऐसा कोई वर्ड या ऐसी कोई प्रथा हिंदू संस्कार या सनातन में है ही नहीं। ये प्रथा जिन लोगों ने बनाई है, या तो वो फॉरेन रिटर्न होंगे, या फॉरेन में रह रहे होंगे, या एनआरआई होंगे। क्योंकि ये प्रथा अपने भारतवर्ष में नहीं है कि पहले हम किसी के साथ जुड़े। देखिए, परिचय होना एक अलग विषय है, और अगर किसी महिला से आपका विवाह हो रहा है तो उसका सबसे पहला परिचय उसके परिवार के मुखिया, आप परिवार के मुखिया से मिले। जो नियम है वो वही रहेंगे। आप मुखिया से पता चल जाएगा कि मुखिया ने क्या संस्कार है मुखिया के अंदर, और उन्होंने अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए, वो चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की का। माँ से मिलिए, माँ से पता चल जाएगा। देखिए, माँ और पिता में बहुत बेसिक है कि माँ सूर्य है, तपता है, और वो जो तपता है वो सिखाता है अपने बच्चे को। माँ शीतलता है, चंद्रमा है। माँ उसको सहन करना, सहनशीलता, कि कैसे चीजों को किया जाता है, वो माँ सिखाती है। तो अब माता और पिता से जो परिचय होना, ये बहुत जरूरी है। और ये जो प्री कॉन्टेक्ट शादी से पहले, ये वेस्टर्न कल्चर है, प्योर वेस्टर्न कल्चर है। हिंदू संस्कारों में, सनातन में इसका 1% कोई महत्व नहीं है, ऐसा कहीं वर्णन है। और मेरी समझ से ये जो लोग फैला रहे हैं, तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वेस्टर्न कल्चर वहीं रखिए जहाँ का है। हमारे हिंदू कल्चर में ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा सर मानना है। अक्सर देखा जाता है शादी के बाद बहू विदा होकर ससुराल पहुंची और उसकी पहली परीक्षा रसोई की परीक्षा होती है। क्या लड़कों के लिए भी कोई ऐसी परीक्षा होनी चाहिए? आपका क्या ओपिनियन? देखिए जहाँ तक आपका प्रश्न है, तो मैं ये बताना चाहूंगा, महिलाओं के मामले में जब ये कहा जाता है कि वो किचन में जाएं, क्योंकि महिलाओं गृहिणी होती हैं, और गृहिणी का पहला धर्म है कि आप किचन में जाएं और किचन से वाकिफ हो, गृहिणी का और जहां तक लड़कों का प्रश्न है, तो जब लड़कों की शादी होती है तो वो फुल मैच्योर होते हैं, तभी वो विवाह होता है। तो समाज में वो इतना करके आते हैं, समाज में वो इतनी परीक्षाएं देते हैं, क्योंकि उनका काम है घर की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना और उसकी जिम्मेदारी निभाना। और गृहिणी का काम होता है कि आप घर के अंदर की व्यवस्थाओं को मैनेज करना। तो जहां तक परीक्षा का भी विषय है, जब लड़का इंटर कर लेता है तो पहले समाज उसको ताना देना शुरू कर देता है, भाई इनके बच्चे ने इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, ये कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मेरी परीक्षा वहीं से शुरू हो जाती है, लड़कों की। और लड़कों की परीक्षा वहां से शुरू होती है। और जब लड़का कहीं किसी काबिल हो जाता है, कुछ कमाने लगता है, तभी विवाह के संबंध होते हैं और विवाह के संबंध आते हैं। हर लड़के के घर विवाह के संबंध नहीं आते, जो लायक होता है उसी के यहाँ विवाह के संबंध आते हैं। और जैसी जिसकी जो स्थिति बन पाती है घर की व्यवस्थाओं के लिए, तो वो परीक्षा तो उसकी वहीं से शुरू हो जाती है कि मैं फलाना का लड़का कुछ नहीं कर पा रहा है या कुछ कर रहा है, तो समाज ऑलरेडी हमारी बहुत बार परीक्षा ले लेता है। इसीलिए महिलाओं की परीक्षा गृहिणी के स्तर पर पहली बार ली जाती है, क्योंकि अपने घर में आप कैसे थे वो अलग सब्जेक्ट है, आप जिसके घर में जा रहे हो उनके घर की व्यवस्थाओं को आप सहज सकते हो, संभाल सकते हो। इसलिए उन मुद्दों पर जो पूछा जाता है कि बेटा ये कर लेते हो, बेटा ये कर लेते हो, बेटा कर लेते हो, उसका एक मेन पर्पज है कि घर की व्यवस्था को मैनेज करना काम गृहिणी का ही होता है, और गृहिणी का परिचय एक महिला से ही होता है। मैम आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आपके हिसाब से रिश्तों को समय देने से और धैर्य रखने से रिश्ते सुधरते जी हैं? बिल्कुल। करंट सिनेरियो में आप इससे थोड़ा पहले जाएँगे पुराने समय में तो लोग धैर्य रखते थे, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता था, इससे रिश्ते सुधरते थे। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो लोगों के पास धैर्य की कमी है, वो रिश्ते सुधारना नहीं चाहते हैं, आपस में बात करना उनको मतलब कि इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है। अगर हम आपस में बात करें, अपने रिश्ते को समय दें, तो हमारे जो वैवाहिक जीवन के रिश्ते हैं वो सुधर सकते हैं। मैम तो मेरा एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि क्या आपके हिसाब से वैवाहिक विवादों को खत्म करने का सबसे महत्वपूर्ण समाधान क्या होगा? वैवाहिक विवादों को मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण जो समाधान होगा, वो आपसी समझ
और कोऑर्डिनेशन करना, और जो भी हमारे बीच में जो भी हो गया है, मतलब कि जो भी मिसहैपनिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनको आपस में बात करके उनको क्लियर करना है। तो सर सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फैमिली डिस्प्यूट्स आजकल मॉडर्न एरा में बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ रहा है, इसका लीगल रीज़न क्या हो सकता है? लीगल रीजन में यही है कि आजकल जितने हम लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, पहली बात तो शादी एक जैसे संविदा जिसको हिंदी में बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, वो नहीं है। जैसे हम लोग सनातन धर्मी हैं, तो सनातन में कभी भी शादी को संविदा नहीं माना गया है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं माना गया है। तो आज मॉडर्न में उसको एकदम कॉन्ट्रैक्ट उसको बना रहे हैं, संविदा बना रहे हैं कि जितना ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं उस बारे में, तो वो अपने सनातन को, तो पिछला जो हमारा है, जो उसकी प्रथाएं थी, शादी क्यों होती थी, कैसे आगे हमको जीवन चलाना था, वो सब भूलते जा रहे हैं। आजकल मॉडर्न एरा वेस्टर्न कल्चर हो गया है। जैसे पति है, वो अपनी पत्नी की नहीं सुनना चाहता, और पत्नी जो है वो अपने पति की नहीं सुनना चाहती है। मेन यही रीजन है। सर क्या जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं उन्हें सीधे कोर्ट में आने से पहले किसी तरह की काउंसलिंग से होकर जाना चाहिए अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट आ रहा है? देखिए, अगर कोर्ट में भी आते हैं, कोई भी मुकदमा होता है, तो वो पहले काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है। हाई कोर्ट हो या सिविल कोर्ट हो, यहाँ तक कि एफआईआर भी अगर कोई लॉज होती है इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, तो पहले उसकी काउंसलिंग होती है। लेकिन काउंसलिंग में तभी आप सक्सेस होंगे जब दोनों में से पक्ष, जब दोनों तैयार होंगे कि साथ रहना भी चाहते हैं। जब हम रहना ही नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए कोई फिर उसका आप मीडिएशन करा के भी क्या करेंगे? सर जैसे कि आपने बताया कि डिस्प्यूट होने के बाद काउंसलिंग का कोई पर्पस उतना अच्छे से नहीं फुलफिल होता है, तो प्री मैरिज काउंसलिंग के ऊपर आपकी क्या व्यूज़ है? नहीं, प्री मैरिज काउंसलिंग तो होनी चाहिए, अच्छा विषय है, और इस पे आगे बात भी होनी चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है, जब दो लोग पहले से एक दूसरे को जान लेंगे कि कैसे हैं, तो मेरा मानना है कि आगे शादियों के बाद जो डिस्प्यूट रेज हो रहे हैं उसमें कमी आएगी। तो ये तो मेरा मानना है, इस पे चर्चा होनी चाहिए आगे। और प्री मैरिज एक होना चाहिए काउंसलिंग। जैसे घरों में लोग शादी में मिलाते हैं, तो एक हिसाब से वो काउंसलिंग ही होती है, लेकिन वहाँ पूरी तरह से जान नहीं पाते हैं। तो ये एक अच्छा विषय है, अगर इस पे आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ना चाहिए। सर एक अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसा कि अभी रिसेंट में क्रिमिनल लॉज में बहुत ज्यादा परिवर्तन किए गए, तो क्या फैमिली लॉज को भी परिवर्तन की जरूरत है? फैमिली लॉज में कोई वैसा है नहीं, बाकी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी होती है, उसमें होना चाहिए। लेकिन वैसे मेरे हिसाब से ठीक है। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि अभी जैसा कि मॉडर्न एरा आ गया है, इसमें क्या ऐसा हो रहा है कि जो मेल्स हैं वो भी क्रूएलिटी सफर कर रहे हैं? हाँ, ये आपने अच्छी बात कही। मेल्स हो या फीमेल हो, अगर शादी में, तो जरूरी बात नहीं है कि महिला ही सफर कर रही है या फीमेल ही सफर कर रही है। बहुत से ऐसे केस आ रहे हैं, इवन क्रिमिनल में भी 376 में जो हम लोग केसेस देखते हैं, उसमें मान लीजिए 50% ऐसे भी हैं जो साथ में वो अपने रजामंदी से रह रहे थे, लेकिन कोई डिस्प्यूट होता है और उसमें वो बाय द एंड वो 376 लिखा देते हैं। जैसे अभी 377 खत्म किया गया कि मैरिज के बाद, जब पहले लगता था, वो अभी जब बीएनएस आई तो उसमें ये खत्म किया गया, 377 का प्रावधान ही हटा दिया गया, उसके लिए एक अलग वो कर दिया है। लेकिन जब पहले आईपीसी में जब ये था, तो उससे बहुत दिक्कत होती है। और ये एक समझ लीजिए कि आपको प्रेशर में लाने का भी एक तरीका है। उसमें मेल ज्यादा सफर करता है आज के, क्योंकि जितना हम लोग मॉडर्न, क्या जितना हम लोग अवेयर होते जा रहे हैं सेक्शन से, तो उनका गलत दुरुपयोग भी हो रहा है। भाई उसका मेल चाहे दुरुपयोग करे चाहे फीमेल करे, तो आप कहने को, मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मेरी बात को अन्यथा में ले कि खाली फीमेल्स ही उसको लिया जाए। मेल्स और फीमेल दोनों ही सफर कर रहे हैं, और शादी में भी यही चीज है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो दोनों ही सफर करेंगे, जरूरी नहीं है कि खाली फीमेल ही सफर कर रही है। सर लॉ स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई व्यूज आते हैं? लॉ स्टूडेंट्स के लिए यही व्यू है कि वो अच्छे से पढ़ें, और जैसे आजकल चल रहा है कि वो आते ही बस उनको बड़े बड़े मुकदमे चाहिए, ऐसा नहीं है। हम लोग भी आए थे, 5-7 साल हम लोग ने प्रैक्टिस करी अच्छे से, जूनियरशिप करी, तब जाके आज हम लोग को जान पाए हैं। और लॉ एक ऐसा
मतलब कहेंगे कि हम लोग को, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस करनी है। वो हम लोग होल लाइफ जब तक टिल डेथ, कभी लॉयर ये नहीं कहता है कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ। वो टिल डेथ तक ये यही कहता है कि मैं अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कानून इतना बड़ा समुंदर है कि उसको कोई पूरा समझ ही नहीं सकता। तो इसलिए हमेशा हम लोग सीखते ही रहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। सबसे पहला मेरा मानना है कि ये जो आपके मुकदमे कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं पारिवारिक में, इसमें सबसे बड़ी चीज है तालमेल की कमी पति पत्नी के बीच में, और प्लस मेंटल प्रेशर। तीसरा इसमें हम मानते सबसे बड़ी अहम भूमिका है महंगाई की, कि जिस महंगाई के दौर में दोनों पति पत्नी कमाने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, ना पति पत्नी को समय दे पा रहा, ना पत्नी पति को समय दे पा रही है। तो मेरा मानना ये है सबसे पहले कि जो भी ये सारी चीजें हैं, इनको पति पत्नी को आपसी में मिल करके इसको प्यार मधुरता से खत्म करना चाहिए, और अपने इगोइस्टिक नेचर मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, ये अपने इगोइस्टिक नेचर को बहुत पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये जो रिश्ता है पति पत्नी का, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेम से चल सकता है। सर आपका क्या ओपिनियन है, जैसे पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है, इनको अपनी एक चार दीवारी में ही सुलझा लेना चाहिए कि कचहरी आना चाहिए, कचहरी आके सुलझाना चाहिए? चार बर्तनों की लड़ाई। चार बर्तनों। भैया चार बर्तनों की जो लड़ाई है पति पत्नी के बीच में, ये तो मेरा मानना है कि घर ही पे सुलझनी चाहिए, क्योंकि इसका बेहतर जवाब और उत्तर हमारे न्याय प्रणाली भी यही कहती है कि उसका जवाब हम आपस ही में ढूंढ सकते हैं, और इसको घर ही के अंदर सुलझना चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि जब पत्नी नाराज हो जाए तो पति को क्या क्या एफर्ट्स करने चाहिए? पत्नी नाराज हो जाए, जैसा आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि पत्नी नाराज हो जाए पति को क्या क्या एफर्ट्स करने चाहिए, पहली बात तो उसको एफर्ट ये करना चाहिए पत्नी नाराजी ना हो, उसको तालमेल इतना बेहतर बनाना चाहिए अपने दोनों रिश्तों के बीचों में कि उसकी कहीं पर नाराजगी हो ही ना सके। ये मेरा उत्तर है।